नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं वह सभी हम अपनी इस क्लास में कवर अप करेंगे। दोस्तों, हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी करते हैं, जिससे दोस्तों आपका दोनों करंट अफेयर्स एक साथ होता रहे। ठीक है दोस्तों, हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से करते हैं जिससे आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम्स के पर्पज से। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखा करें और आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करा करें और दोस्तों में शेयर भी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के किस कैबिनेट मंत्री को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, प्रेमचंद्र अग्रवाल उत्तराखंड के वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। ठीक है, और इन्हें दोस्तों भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया था जिसमें भारत गौरव पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार दोस्तों राजनीति में लंबे अनुभव और कार्य क्षेत्र में सक्रिय रहने, ठीक है, सामाजिक कार्यों में योगदान और दोस्तों आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र से जुड़े रहने पर दिया गया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीधा याद रखना है। ठीक है, कि भारत गौरव पुरस्कार किसे दिया गया, तो दोस्तों ये आपके प्रेमचंद्र अग्रवाल को दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल यात्रा कब शुरू की गई। फ्रेंड्स, 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल यात्रा जो शुरू की गई तो वह 26 दिसंबर को शुरू की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित होने वाले हैं, जिसका 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा मशाल यात्रा निकाली गई और ये शुरू की गई थी दोस्तों 26 दिसंबर को। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। हल्द्वानी से दोस्तों गुरुवार को मतलब बृहस्पतिवार को ये यात्रा शुरू की गई थी। ठीक है, और राज्य के ये हर एक जिले में घूमेगी और राज्य के दोस्तों 99 स्थानों पर घूमेगी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेलों के लिए दोस्तों जागरूकता फैलाने के लिए ये मशाल यात्रा निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ दोस्तों पुष्कर सिंह धामी ने किया है। ठीक है, ये मशाल यात्रा दोस्तों 35 दिनों तक चलेगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें दोस्तों 3823 किलोमीटर का कुल सफर रहेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल यात्रा निकाली गई तो उसकी कुल लंबाई कितनी थी। ठीक है, या फिर कितनी दूरी दोस्तों इस मशाल यात्रा में तय की गई, तो आपको बताना है 3823 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 26 दिसंबर 2024 से शुरू होकर यह 27 जनवरी 2025 तक, ठीक है, चलेगी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस यात्रा में जो सर्वाधिक क्षेत्र पड़ेंगे तो वह आपके 14 अल्मोड़ा और पौड़ी के पड़ने वाले हैं, क्योंकि यह हर एक जिले में जाएगी और हर एक जिले के दोस्तों कुछ स्थानों से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो अल्मोड़ा और पौड़ी के सर्वाधिक स्थान इस मशाल यात्रा में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। फ्रेंड्स, 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन जो किया जाएगा तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ये उद्घाटन दोस्तों देहरादून में होगा, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो आपको बताना है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन किसके द्वारा किया जाएगा। तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो समापन होगा तो वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जाएगा और ये समापन समारोह दोस्तों हल्द्वानी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी की थीम किस पर आधारित है। तो ये आधारित है दोस्तों साहसिक खेलों पर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों 2003 से उत्तराखंड की झांकी कर्तव्य पथ पर
आयोजित होती है। ठीक है, और ये दोस्तों इस साल साहसिक खेलों पर आधारित होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों 2023 में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों जो 2023 की झांकी थी तो वह आपकी मानस खंड पर आधारित थी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों इस साल की जो झांकी होगी तो उत्तराखंड की झांकी के अग्रभाग में प्रसिद्ध एपण आर्ट को बनाते हुए उत्तराखंडी परिधान में महिलाओं को दिखाया गया है। ठीक है, झांकी के मध्य भाग व पिछले भाग में साहसिक खेल, ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग, पैरा क्लाइंबिंग, ठीक है, और बंजी जंपिंग, हिल साइकिलिंग, ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, ओली में स्कीइंग और ऋषिकेश में जिप लाइनिंग और दोस्तों रॉक क्लाइंबिंग को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तराखंड साहसिक खेलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों इस साल कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी की थीम साहसिक खेल रखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किन खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों राघवी बिष्ट और नंदिनी कश्यप। ठीक है, इन दोनों प्लेयर्स का दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज T20 सीरीज के लिए गई है। ठीक है, तो और इसी में दोस्तों राघवी बिष्ट और नंदिनी कश्यप का चयन हुआ है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो दोस्तों स्नेहा राणा है, तो ये भी दोस्तों उत्तराखंड की क्रिकेट प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ज्योतिष महाकुंभ का शुभारंभ किसने किया। तो हाल ही में दोस्तों ज्योतिष महाकुंभ का जो शुभारंभ किया तो वह उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, हम 2024 का करंट अफेयर्स का रिवीजन उत्तराखंड विंसर ईयरबुक 2025 से कर रहे हैं। अगर आपका हाल ही में कोई भी एग्जाम है तो आप प्लीज़ उस सीरीज से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों वह सीरीज आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें दोस्तों हम जो विंसर ईयरबुक कर रहे हैं तो वह आपकी मंथ वाइज कर रहे हैं। उसमें हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई मतलब 5 महीनों का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आप उस सीरीज से जुड़ सकते हैं, तो वह सीरीज आपके लिए दोस्तों एग्जाम में जरूर हेल्प करेगी। ठीक है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ज्योतिष महाकुंभ का शुभारंभ किया। देश के ख्याति लब्ध ज्योतिषियों का 2 दिवसीय ज्योतिष महाकुंभ दोस्तों देहरादून में शुरू हुआ है। तो देखिए देहरादून भी आप याद रखिएगा कि जो ज्योतिष महाकुंभ है तो वह कहाँ आयोजित किया गया, तो देहरादून में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं तो वह आपके गुहनाथन नरेंद्र बने हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंद्र की नियुक्ति की गई और राज्यपाल के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई है। जो नियुक्ति होती है तो वह दोस्तों आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 दिसंबर 2024 को न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंद्र को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। ठीक है, न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंद्र पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है, मतलब दोस्तों ये पहले आंध्र प्रदेश में न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन निम्नलिखित में से किसने किया। देखिए आजकल का करंट अफेयर्स का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है तो वह आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है। और दोस्तों ये 28वीं रिपोर्ट आई है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये दोस्तों हर साल में प्रकाशित होती है। ठीक है, तो बताना था हमें कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को किसने विमोचित किया, तो ये किया है दोस्तों भारत के वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए पूरा थोड़ा डिटेल से हम जान लेते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किया है। ठीक है, 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा यह रिपोर्ट 2 साल में प्रकाशित की जाती है। मतलब दोस्तों ये जो रिपोर्ट आपकी पेश की जाती है कब से स्टार्ट की गई, तो 1987 से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये दोस्तों हर 2 साल में प्रकाशित होती है।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पिछली बार जो आई थी ये आपकी 2021 में आई थी और इस साल दोस्तों 2023 की रिपोर्ट 2024 में प्रकाशित की गई है। ठीक है, देश का कुल वन और वृक्ष आवरण की बात कर लें तो दोस्तों 8,27,367 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये दोस्तों आपका कुल वन क्षेत्र है। ठीक है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। ठीक है, और इस क्षेत्र में दोस्तों जो वनावरण है तो वह 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्र का दोस्तों 21.76% है। ठीक है, और वहीं हम बात कर लें कि वृक्ष आवरण की तो वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है और यह है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। ठीक है, और दोस्तों वन आवरण और वृक्ष आवरण इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो ये दोस्तों आपका 8,27,367 बैठ जाएगा। ठीक है, तो हमें सीधा याद रखना है कि उत्तराखंड में भारत में वन कितने प्रतिशत भाग पर है तो 25.17% भाग पर हैं। ठीक है, बात कर लें हम दोस्तों 2021 की तुलना में तो 2021 की तुलना में दोस्तों कुल जो वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई तो वह 1,445 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। ठीक है, और वनावरण में कितनी वृद्धि हुई तो दोस्तों 156 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है और वृक्ष आवरण में दोस्तों 1,289 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। ठीक है, और यही दोस्तों दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आपकी कुल वन वृद्धि निकल आएगी। ठीक है, 1445 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, देखिए सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों की बात कर लें तो देश में सबसे ज़्यादा जो वन है तो वह आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कितने हैं दोस्तों तो ये आपके 85,724 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर हैं। ठीक है, दूसरे स्थान पर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर 67,083 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर दोस्तों वन है और महाराष्ट्र में दोस्तों 65,383 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। ठीक है, तो ये टॉप 3 दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है तो भारत की रैंक है दोस्तों 39। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखेगा कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दोस्तों 2024 में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया गया था। ठीक है, और इसमें दोस्तों 119 देश शामिल थे। 119 देशों में से भारत की दोस्तों 39वीं रैंक है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में 12वीं पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का मेजबान कौन सा देश है तो दोस्तों मेजबान जो करेगा तो वह अपना भारत करेगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो 2025 में दोस्तों भारत में 12वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित होनी है। ठीक है, जिसकी मेजबानी दोस्तों भारत करेगा। यह देश में पहली बार आयोजित होने वाला ऐसा आयोजन होगा। ठीक है दोस्तों, कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा तो 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन किया जाएगा और ये जो आयोजन होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा। और ये दोस्तों इस चैंपियनशिप का 12वां संस्करण है। ठीक है फ्रेंड्स, एशिया में यह आयोजन चौथी बार होगा। ठीक है, और इस प्रतियोगिता में दोस्तों 100 से अधिक देश शामिल होंगे। ठीक है, और इसमें दोस्तों 1000 से अधिक एथलेटिक्स भाग लेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है विश्व मुक्केबाजी द्वारा आयोजित 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो दोस्तों भारत में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में आयोजित होनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत 2025 में पहली बार नई दिल्ली में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल और विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी करेगा। ठीक है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI नवंबर 2025 में इस आयोजन की मेजबानी करेगा। ठीक है, और दोस्तों पहली जो विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस का आयोजन किया गया था तो वह
24-25 नवंबर 2023 को किया गया था। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व ध्यान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ये दोस्तों 21 दिसंबर को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, दुनिया ने 21 दिसंबर 2024 को पहले विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, मतलब ये दोस्तों इस बार जो ही मनाया गया, ये आपका पहली ही बार मनाया गया है। ठीक है, 29 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को नामित किया गया था। ठीक है, यह पहल संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, और इस प्रस्ताव को भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सह प्रयोजित किया। ठीक है, इस दिवस का उद्देश्य ध्यान के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, जो ध्यान लगाते हैं दोस्तों, योगासन का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों लोगों को जागरूक करना बताया जाएगा कि इससे दोस्तों क्या क्या लाभ रहते हैं। और पहले विश्व ध्यान दिवस की जो थीम है तो वह दोस्तों इनर पीस, ठीक है, इनर पीस ग्लोबल हारमोनी। ठीक है, मतलब आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव, ये दोस्तों इसकी थीम है, आप याद रखिएगा। इंग्लिश में भी आपको मिल सकती है और हिंदी में भी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों जस्टिस बी रमा सुब्रमण्यम को नामित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी रमा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की हम बात कर लें तो दोस्तों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, और 1993 में दोस्तों इसे एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये दोस्तों एक वैधानिक निकाय है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती के अवसर पर केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी? ठीक है, तो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की जो आधारशिला रखी गई तो वह दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना, यह नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत पहली परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना में केन नदी का पानी बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस ये दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर ही मनाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 25 दिसंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, यह दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, आप याद रखिएगा। सुशासन दिवस का उद्देश्य दोस्तों देश में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हर वर्ष किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, वीर बाल दिवस देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। यह दिवस दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के सबसे छोटे बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की बहादुरी की याद में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इतिहास क्या है कि 1705 में उन्हें आनंदपुर साहिब में मुगल सेना ने पकड़ लिया। मतलब जो जोरावर और फतेह सिंह हैं इन्हें दोस्तों मुगल सेना ने पकड़ लिया था 1705 में, और इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला। ठीक है, पर दोस्तों इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया और दोस्तों ठीक है इनकार कर दिया, और दोस्तों ना अपनाने की वजह से इन्हें मुगल सेना ने दोस्तों मार दिया था। ठीक है, तो दोस्तों इस्लाम धर्म को ना अपनाने पर दोस्तों ये शहीद हुए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
और इसे दोस्तों मनाने की जो घोषणा की गई तो 2022 में की गई थी। और ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा कि किस वर्ष से इसे मनाया जाता है, तो 2022 से। ठीक है, 2024 की दोस्तों पहल क्या है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और सुपोषित पंचायत अभियान का भी शुभारंभ किया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन राउरकेला उड़ीसा में किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में वाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। देखिए, इस ईगल को जो आधिकारिक तौर पर अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया तो वह दोस्तों यूएसए ने किया है। अमेरिका के द्वारा दोस्तों इसे अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। आप याद रखेगा, 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में नामित करने वाले एक महत्वपूर्ण कानून पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय दोस्तों लंबे समय से चली आ रही भूल को सुधारता है, क्योंकि गंजा ईगल लगभग 250 वर्षों से अमेरिका की ताकत और स्वतंत्रता का प्रतीक रहा है, लेकिन अमेरिकी कानून में इसे कभी भी राष्ट्रीय पक्षी के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, तो आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड ईगल जो है तो यह यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो कावेरी इंजन को दोस्तों गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और ये जो संस्थान है यह आपका डीआरडीओ के अधीन कार्य करता है। ठीक है, डिटेल को जान लेते हैं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का हिस्सा भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान ने घोषणा की है कि कावेरी इंजन को इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। कावेरी इंजन परियोजना 1980 के दशक के अंत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को शक्ति देने के लक्ष्य के साथ शुरू हुई थी। ठीक है, और इसे डीआरडीओ के साथ गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है, तो दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण दोस्तों चीन कर रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, चीन ने आधिकारिक तौर पर यारलुंग त्सोंगपो नदी के निचले हिस्से पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से सालाना लगभग 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली पैदा होने की उम्मीद है, जो कि मध्य चीन में वर्तमान सबसे बड़े बांध 3 गोरजेस बांध की क्षमता से 3 गुनी है। मतलब दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा बांध जो है वर्तमान में तो वह आपका 3 गोरजेस बांध है, ये भी चीज इनमें स्थित है और इससे भी दोस्तों 3 गुना अधिक क्षमता वाला ये बांध बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि साइनलेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, तो ये दोस्तों श्रीलंका और भारत के बीच आयोजित किया जाता है और नौसेना अभ्यास है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास सिनलैक्स 2024 का आयोजन 17 से 20 दिसंबर तक विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में 2 फेज में हुआ। ठीक है, पहला दोस्तों बंदरगाह चरण 17 से 18 दिसंबर तक और समुद्री चरण दोस्तों 19 से 20 दिसंबर तक आयोजित किया गया और दोनों देशों के बीच साल 2005 से दोस्तों इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 25 दिसंबर को जो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई और इनकी जयंती पर ही लखनऊ में
इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। आपको ये कमेंट करके बताना होगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर विंसेरियर बुक की सीरीज को अभी नहीं देखा है तो प्लीज आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों विंसेरियर बुक से उत्तराखंड के हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उसमें हम दोस्तों पूरे साल का करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, और 5 क्लासेस दोस्तों हो चुकी हैं। ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहां पर जाइएगा और उसमें जाकर सभी क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।